हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रियंका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जतन इनॉम एकेडमी में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था का अंतिम बिंदु है। हम लोगों ने भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका आदि पर विस्तृत चर्चा कर ली है अपने पहले की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। आप पूर्ण विश्वास के साथ इस सारगर्भित तथ्य सामग्री को निरंतर पढ़ते जाएं। दोस्तों, ये मेरा दावा है कि आपके एग्जाम्स में इस अध्ययन सामग्री के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, पर इसके लिए मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी। अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपना जो कंटेंट है उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। बस आप निरंतर विश्वास के साथ पढ़ाई करते रहें, फिर देखो कैसे रिजल्ट अच्छे से भी अच्छे रहेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे CAG भी कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा केग की नियुक्ति की जाती है। केग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, यानी केग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में केग से संबंधित संपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। 148 में है भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 149 में केग के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। 150 में संघ एवं राज्यों के लेखों के प्रारूप से संबंधित प्रावधान है और 51 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित है। आगे का बिंदु है, यह भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होता है, यानी कि एक भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। केग को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु जो प्रक्रिया क्या है, संसद के महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से उसे पद से हटाया जाता है। साथियों, हमने पहले देखा था अनुच्छेद 61, जिसमें राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग कहा जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में केवल एक ही जगह महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय के जैसे न्यायाधीशों को हटाते हैं तो उसमें भी संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत आवश्यक होता है। इसके लिए हम उसको भी महाभियोग की तरह ही मान लेते हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में भी क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जैसे न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे ही संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। इसीलिए हम इसको महाभियोग वाली जो राष्ट्रपति की प्रक्रिया है उसका नाम दे देते हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर केग को हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अलावा स्वयं केग द्वारा अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी भेजा जा सकता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 266(1) में है, पर भारित होते हैं। CAG राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जिनमें पहला विनियोग लेखाओं पर, दूसरा वित्त लेखाओं पर, तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसकी व्याख्या है राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभा पटल पर रखता है। तत्पश्चात लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इनके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। केग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। केंद्र व राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण केग करता है तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, या अगर किसी राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो वो उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात या तो सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात के.वी. नरहरि राव रहे, जो 1948 से 1954 तक रहे थे। और वर्तमान में 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 8 अगस्त 2020 से ही कार्यरत हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ही निर्वाचित हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यह संस्था केंद्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। महालेखा परीक्षक संसद का अधिकारी होता है, इसी कारण वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार केग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। केग उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ भारत सरकार के रक्षकों में से ही एक है। संसद के महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को 1976 में संशोधित कर केंद्र सरकार की लेखा परीक्षा से लेखा को अलग किया गया। ज्ञातव्य है कि वह अब भी राज्य सरकार की लेखा और लेखा परीक्षण दोनों कार्यों को संपादित करता है। अगला केग का महत्वपूर्ण कार्य है संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक विनियोग लेखे एवं संघ वित्त लेखे को भी तैयार करने का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद अपना अगला बिंदु है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य है, उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें पद का उल्लेख किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा इसे हम ये भी कह सकते हैं कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके साथ ही संविधान में उसका कोई परिसरमिक तय नहीं किया गया है, इसे राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वह विधि संबंधी मामलों पर भारत सरकार को परामर्श प्रदान करता है। अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वह भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकारी है। अगला महान्यायवादी का महत्वपूर्ण कार्य है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध मामलों में भारत सरकार की तरफ से वह उपस्थित होता है। भारत सरकार के संबंधित वह किसी मामले में उच्च न्यायालयों के समक्ष भी उपस्थित हो सकता है। आर्टिकल 88 में प्रावधान है कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, परंतु वह सदन में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। साथियों, यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता कार्य करता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जो 1950 में नियुक्त हुए थे, और वर्तमान में KK वेणुगोपाल हैं, जो कि भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगला हमारा बिंदु है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में गठित केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच के वित्तीय मामलों को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, जो 5 वर्ष के लिए था, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों जो कि अन्य सदस्य होते थे उनका प्रावधान था। पहला वित्त आयोग 1951 में जो गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। इम्पोर्टेंट है ये साथियों। और पहले वित्त आयोग का कार्यकाल था 1952 से 1957 तक। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया 2017 में, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है और उसका कार्यकाल 2020 से 25 के बीच में है। ऊपर के दोनों ही बिंदु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं, सरकार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 275। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता एवं अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें वित्त आयोग की सिफारिशें महत्व रखते हैं।
YV रेड्डी की अध्यक्षता में गठित जो 14वां वित्त आयोग था, जिसका कार्यकाल 2015 से 20 तक रहा, उसके कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिनको हम देखते हैं। कुल संघ कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। और अगला इन्होंने सिफारिश की थी 2016-17 के बीच राजकोषीय घाटा GDP के 3% के दायरे में लाया जाए। 2019-20 तक राजस्व घाटा समाप्त करने का लक्ष्य YV रेड्डी की अध्यक्षता में जो 14वां वित्त आयोग था, उसने अपनी सिफारिशें दी थी। साथ ही 14वें वित्त आयोग ने अपने कर बंटवारे के आधार निर्धारित किए थे, जिनमें पहला है 1971 की जनसंख्या, जिसका भार 17.5% हो, आय समानता 50%, वर्णावरण 7.5%, राज्य का क्षेत्रफल 15% और जनसांख्यिकीय बदलाव 10% को आधार बनाया जाए। अगला हमारा बिंदु है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में 1950 में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन 1989 में निर्वाचन आयोग को 2 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन एक साल बाद ही 1990 में वापस निर्वाचन आयोग को 1 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन साथियों, वर्तमान में 1993 से ही निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं, जो 1 जून 2020 से कार्यरत हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान अगर पहले 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित करके ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के हम महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा आदि का चुनाव कराने का कार्य निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाताओं का पंजीकरण करने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला कार्य है निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, ये सब कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। आचार संहिता का निर्माण करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। 1960 के दशक से ही निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, लेकिन सर्वप्रथम इसका प्रभावी और महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया था TN सेशन के कार्यकाल में, जो 1990 के बाद देखा गया है। निर्वाचन आयोग का अगला कार्य है अनियमितताओं के आधार पर चुनाव रद्द करना। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष समाप्त होने के बाद चुनाव कराए जाएं या नहीं। अगला कार्य है परिसीमन आयोग को परिसीमन में सहायता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करना, ये सब कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। निर्वाचन की तिथि घोषित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। 1999 से डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं तथा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं, लेकिन निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। दोस्तों, हम एक नाम सुनते हैं जमानत राशि जब्त होना। वो क्या है? निर्वाचन में यदि 10% या इससे कम मत प्राप्त होते हैं किसी भी उम्मीदवार को, तो उसकी जो जमानत की राशि होती है उसे जब्त कर लिया जाता है। अगला हमारा बिंदु है नीति आयोग। नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती योजना आयोग था, उसके स्थान पर इसका नवीन गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि योजना आयोग की जगह अभी नया नीति आयोग आया है, जो 1 जनवरी 2015 से ही अस्तित्व में आया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सा आयोग कार्य कर रहा है? इसका आंसर होगा नीति आयोग, क्योंकि ये
थिंक टैंक के रूप में सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर। और सहकारी संघवाद का सिद्धांत क्या है? जिसमें सभी राज्यों की बराबर भूमिका हो, उनको साथ लेते हुए कार्य करता है। कौन? नीति आयोग। सरकार को रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों के साथ तकनीकी सलाह देने का कार्य भी नीति आयोग करता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और ये अपन को पता है कि अध्यक्ष जो होता है वह योजना आयोग का जैसे अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, वैसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अब राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तथा अमिताभ कांत वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अब हम देखते हैं नीति आयोग की संरचना, इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो हम देखते हैं अध्यक्ष, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। अब साथियों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करती हूँ कि वर्तमान में कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ही दोगे। तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसकी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं नीति आयोग में शामिल होते हैं। एक इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कुछ विशेषज्ञ भी इसमें मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों अगला और अंतिम बिंदु है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया। 1993 के उक्त अधिनियम को 2006 में संशोधित भी किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत पेरिस सिद्धांत के अनुरूप गठित किया गया। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला थी। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। यह संवैधानिक नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान का इससे रिलेटेड कोई भी अनुच्छेद नहीं है। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। यह बहुसदस्यीय है क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। और इस समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो होता है। अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के पश्चात किसी अन्य पद के योग्य नहीं होते। अगला बिंदु है दुराचार एवं अक्षमता के अलावा कुछ अन्य परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय हटा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है आयोग को सिविल न्यायालय जैसी सभी अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग की सिफारिश का प्रकार वस्तुतः सलाहकार ही है। उसे दंड देने का अधिकार नहीं, यद्यपि उसकी सिफारिश पर की गई कार्यवाही से 1 महीने के भीतर सरकार आयोग को सूचना देती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में है HL दत्तू। दोस्तों इसके साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे बिंदु समाप्त होते हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।